हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास है वो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास जो है आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाली है, स्पेशल एजुकेटर टीयर सेकंड के लिए। आपके सिलेबस में साफ साफ एक टॉपिक दे रखा है, शीघ्र हस्तक्षेप अर्ली इंटरवेंशन, जिसकी हम फुल डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये क्लास यदि आप लोगों ने देख ली तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कंफर्म हैं। आप लोगों को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको क्लास देखने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर देना, और इसकी पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है वो आप लोग ज्वाइन कर लेना। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले शीघ्र हस्तक्षेप के बारे में कि शीघ्र हस्तक्षेप है क्या। शीघ्र हस्तक्षेप के द्वारा बालकों में उन कौशलों में विकास किया जा सकता है जिसके माध्यम से उन्हें जीवन में कम से कम समस्याओं का क्या करना पड़े, सामना करना पड़े। यदि किसी व्यक्ति बच्चे में जो है दिव्यांग होने के लक्षण हमें पहले दिख रहे हैं तो हमें क्या करना है, उनकी समस्याओं का निदान करना है। वही क्या होता है, शीघ्र हस्तक्षेप। समस्याओं का सामना करना पड़े, इनके माध्यम से दिव्यांग बच्चों को उचित शिक्षण प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराकर अपने प्रयासों से उनके जीवन को सही दिशा जो है दी जा सकती है। आगे यहाँ पे आएगा अंतराक्षेपण आएगा। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अंतराक्षेपण हथवा हस्तक्षेप पुनर्वास प्रक्रिया का वह भाग है जो विशेषज्ञों के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी क्या है, किया जाता है। यदि हम बात करें, इसका उद्देश्य वंचित बालक को स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता प्रदान करते हुए उनमें विकासात्मक देरी को दूर करना होता है। शीघ्र हस्तक्षेप को समस्याओं का उच्चारण किया निवारण कहा जाता है। इस टॉपिक का मैं आप लोगों को ये थ्योरी एक बार नॉर्मल लैंग्वेज में बता देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि यदि किसी बालक में जो है दिव्यांगता, जो 21 प्रकार की आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज वर्तमान में जो है वो किसी भी बालक में हमें पहले उनके लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, शीघ्र पहचान होते ही उनकी जो है शीघ्र जितना जल्दी हो सके उनका निदान किया जा सके, ताकि वो भी अपनी उम्र के बच्चों के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और उनकी जो है प्रॉब्लम्स कम की जा सके। यही क्या है, शीघ्र पहचान, इसीलिए हमें करनी चाहिए। आगे देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे शीघ्र हस्तक्षेप का अर्थ क्या है। शीघ्र हस्तक्षेप का अर्थ है समस्याग्रस्त बच्चों के जीवन के प्रारंभ में ही उद्दीपन, शिक्षा, प्रशिक्षण, सहायता तथा समर्थन प्रदान करना। जैसे ही हमें पता लगे कि बच्चे में ये लक्षण हैं, आगे चलकर हमें अस्थायी या स्थायी जो भी है इसमें डिसेबिलिटीज देखने को मिल सकती है, तो हमें उसका उपचार तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। शीघ्र हस्तक्षेप वास्तव में दिव्यांगताग्रस्त बच्चों का विकलांगता विकसित होने का खतरा है, विकास को बढ़ाने के लिए सुनियोजित और संगठित प्रयास है। यह कार्यक्रम मुख्यतः जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। यदि हम बात करें शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रमों की तो वो मुख्यतः जन्म से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। विशेष रूप से मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें से जो है एमसीक्यूज भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो वो भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। हाई चांसेस हैं कि आप लोगों को इस टॉपिक में जो है थ्योरी वाला क्वेश्चन देखने को मिले। मैं लास्ट में बताऊंगी वीडियो में, मैंने क्वेश्चंस लिए भी हैं किस टाइप के जो है 4-4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। क्लास एंड तक देखना, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो बताना जरूर। आगे देखिए, आगे यदि हम बात करें तो शीघ्र हस्तक्षेप के यहाँ पे आएगा काल। शीघ्र हस्तक्षेप के कालों की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। जितनी जल्दी दिव्यांगता की पहचान हो जाए उसके निवारण हेतु उपाय शुरू कर देने चाहिए। प्रायः जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था में किए गए हस्तक्षेप क्या होते हैं, अधिक प्रभावी होते हैं। यदि स्टार्टिंग में ही हमें लक्षण दिख रहे हैं तो हमें शुरू में ही बच्चे का क्या कर देना चाहिए,
उन परेशानियों का निवारण करना चाहिए ताकि आगे बढ़े ही ना वो डिसेबिलिटी। अधिक प्रभावी होते हैं। आयु के अनुसार शीघ्र हस्तक्षेप के कणों को हम निम्न 4 भागों में जो है बांट सकते हैं। जो है हम इनको बांट सकते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं अभी हम देखेंगे। ये आप लोग याद रखना। आप लोगों से ये क्वेश्चन एक तो पूछा जा सकता है कि शीघ्र हस्तक्षेप जो कार्यक्रम है वो हमें कब बनाने चाहिए। तो स्टार्टिंग की आयु जो होती है बालक की उस आयु में बनाने चाहिए। एमसीक्यूज में आप लोगों को कुछ भी ऑप्शन दे देगा। शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम बनाने चाहिए 40 वर्ष की उम्र, 5 वर्ष की उम्र, 3 वर्ष की उम्र। तो जो सबसे कम एज वाला ऑप्शन हो वो आप लोगों को चूज करना है, क्योंकि जितना जल्दी पता लगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को निवारण स्टार्ट कर देना चाहिए। एक आप लोगों से पूछा जा सकता है शीघ्र हस्तक्षेप के काल कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए और उनके ऊपर आप लोगों को थ्योरी पूछी जा सकती है। तो आप लोगों को 4 काल कौन कौन से हैं वो याद रखने हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए 4 काल कौन कौन से हैं। एक होता है जन्म के समय, एक जन्म के 6 हफ्ते बाद, एक जन्म के 6 महीने बाद, एक 1 से 5 वर्ष की आयु में, जितना जल्दी हो सके। आगे देखिए। आगे यदि हम बात करें किसी दिव्यांगता ग्रस्त बालक को उसकी समस्या का समाधान निम्नलिखित स्थानों पर जो है सर्वश्रेष्ठ रूप से हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो बालक जो है छोटा बच्चा ज्यादातर क्या रहता है, घर पे रहता है। तो घर पे जो है हम उसका शीघ्र हस्तक्षेप ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। सेकंड होता है कि विद्यालय में भी अध्यापकों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा जो है शीघ्र हस्तक्षेप किया जा सकता है। थर्ड यदि हम बात करें पुनर्वास केंद्रीय अस्पतालों में। ठीक है, आगे देखें। एक अल्पदृष्टि बालक के लिए शीघ्र हस्तक्षेप अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम समय रहते ही बालक की दृष्टि का क्या कर सकते हैं, परीक्षण करवाकर उसके लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन जो है उपलब्ध करवा सकते हैं। साथ ही उसके लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही भविष्य में उसकी दृष्टि को भी सुचारू बनाए रखने का प्रयास किया जा सकता है। अर्थात बालक की दृष्टि में अधिक समस्या आने से जो है रोका जा सकता है। यदि किसी बच्चे को कम यदि दिख रहा है स्टार्टिंग से, तो वहीं पे उसका क्या है, आई चेकअप करवाना चाहिए। और जितनी भी समस्याएं हैं जो सोल्व हो सकती हैं उनका निदान हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, उपचार जो है करवाना चाहिए, ताकि आगे चलकर बच्चे में ब्लाइंडनेस आए ही ना। मैं आप लोगों को बता दूं जो पार्ट बी है वीआई वाले, उनके लिए तो ये खास टॉपिक है ही है। शीघ्र हस्तक्षेप से जुड़े हुए आप लोगों के बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में वो पूरे पॉइंट क्लियर करवाऊंगी। उसके साथ ही यदि और भी जैसे आईडी वाले हैं, एचआई वाले हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए। शीघ्र हस्तक्षेप के मॉडल प्रारूप कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। अंतराक्षेपण, शीघ्र हस्तक्षेप के प्रारूप मॉडलों की हम बात कर रहे थे। तो अंतराक्षेपण शेषवावस्था में ही होना चाहिए। अंतराक्षेपण क्या है मैं बताऊंगी आप लोगों को। आगे देखिए। यह अवस्था लचीली भी होनी चाहिए जिसमें बालक की आयु, समस्या की गंभीरता, प्रकार आदि के अनुसार जो है परिवर्तन किया जा सके। हस्तक्षेप सेवाएं बालक को घर, केंद्र दोनों जगह पर प्रदान की जा सकती है। यह कार्यक्रम विशेषतः मानसिक मंदता तथा स्नायु मांसपेशीय विकास से ग्रसित बच्चों के लिए लाभकारी होते हैं। बच्चों को दिए जाने वाला हस्तक्षेप सेवा वितरण 3 प्रकार की व्यवस्था में जो है कार्य करता है। 3 प्रकार की व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं हम आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हस्तक्षेप सेवाएं हैं, शीघ्र हस्तक्षेप, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, और भी डिसेबिलिटीज़ हैं जिनका हमें शीघ्र उपचार करना चाहिए। जैसे लो विजन का पता लगे हमें, तो लो विजन आगे चलकर ब्लाइंडनेस में ना परिवर्तित हो, तो उनका तो नॉर्मल सा उपचार है, आई चेकअप वगैरह, ऐसा ही सभी डिसेबिलिटीज़ का है। लेकिन विशेष रूप से जो है शीघ्र हस्तक्षेप की यदि हम बात करें शीघ्र हस्तक्षेप के
मॉडल की। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मानसिक मंदता और स्नायु विकार। मानसिक मंदता मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, इसे बौद्धिक अक्षमता जो है वर्तमान में कहा जाता है। आईडी यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है इसे बोला जाता है। स्नायु मांसपेशीय विकार जो होते हैं उनसे रिलेटेड बच्चों को जो है ज़्यादा शीघ्र हस्तक्षेप वाले मॉडलों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बच्चे मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से इनका आईक्यू जो है कम होता है। फर्स्ट है 3 शीघ्र हस्तक्षेप के प्रारूप मॉडल कितने होते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को थ्योरी बताऊंगी। 3 प्रारूप मॉडल जो हैं हमें देखने को मिलते हैं नॉर्मली। 3 कौन कौन से। एक होता है ग्रह आधारित मॉडल। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो जितना भी शीघ्र हस्तक्षेप के माध्यम से उपचार निदान किया जाता है उसकी समस्याओं का, वो घर पर ही किया जाता है एक्टिविटीज़ के माध्यम से। सेकंड हम बात करेंगे केंद्र आधारित मॉडल। केंद्र आधारित मॉडल होता है जहाँ पे उस डिसेबिलिटीज से संबंधित या बच्चे की और भी जो दिक्कत है उनसे रिलेटेड स्पेशलिस्ट वहाँ पे आप लोगों को केंद्र पे मिलेंगे। पुनर्वास की व्यवस्था वहाँ पे होती है। वो बच्चे से एक्टिविटीज़ करवाएंगे और उसको क्या दिक्कत है उसका जो है समाधान बताएंगे। थर्ड की यदि हम बात करेंगे तो वो आएगा संकलन आधारित हस्तक्षेप प्रारूप या मॉडल। तो संकलन वाला जो है, यदि आप लोगों को ऑप्शन एमसीक्यूज वाला देके पूछे कि कौन सा बेस्ट रहेगा, ग्रह आधारित, संकलन या जो मैंने बताया केंद्र वाला, तो संकलन वाला हमेशा बेस्ट रहता है। संकलन वाला क्यों बेस्ट रहता है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो ग्रह आधारित है वो घर पे होता है, तो इसके भी लाभ भी हैं और इसके दोष भी हैं। केंद्र वाले के भी कुछ दोष हैं तो कुछ लाभ भी हैं, लेकिन संकलन वाले की यदि हम बात करें तो वो सबके लिए अफोर्डेबल है और वो जो है इन दोनों का मिक्सअप है। तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। इसमें कार्यकर्ता दिव्यांग बच्चों के घर जाकर परिवार के सदस्यों से बातचीत कर उनकी दैनिक दिनचर्या, व्यवहार, सांस्कृतिक और सामाजिक क्रियाकलापों को देखता है और परिवार की पृष्ठभूमि की जो है जानकारी लेता है। जो विशेषज्ञ करता है वो बच्चे के घर जाता है। बच्चे के सबसे पहले उसका फर्ज है कि बच्चे का वातावरण जो है उसका पता लगाए। बच्चे के साथ कैसा व्यवहार जो है परिवार वाले कर रहे हैं, उसकी संस्कृति क्या है, उसके आसपास का सामाजिक वातावरण क्या है, सभी का पता लगाएगा। साथ ही यह भी पता लगाएगा कि ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं आनुवंशिक तो नहीं है, तो उसका जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी वो लेता है। उसके बाद में आगे देखिए, वह बच्चे की आवश्यकताओं का भी पता लगाता है। बच्चे के लिए आवश्यक कौशलों की क्रमबद्ध सूची भी बनाता है। बच्चे के अभिभावकों को उन क्रियाओं को संचालन करने संबंधी जानकारी देता है। वो पता लगाता है कि क्या ये आनुवंशिक नहीं है तो बच्चे की प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व जो है की जा सकती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम इस जो है शीघ्र हस्तक्षेप बच्चे का कर सकते हैं। तो वो एक्टिविटीज़ उस बच्चे के माता पिता को जो है विशेषज्ञ बता के जाता है और वो बच्चे को करवानी होती है घर पे। आगे यदि हम बात करेंगे, मैं आप लोगों को जो है क्लास में याद करवाने की पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को क्लास में सब समझ में आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, यदि कोई आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। आगे देखिए, अभिभावकों को उन क्रियाओं को संचालित करने संबंधी जानकारी देता है और घर में उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग करना सीखता है। ये आप लोगों को मैंने बेसिक वे में बता दिया है पहले भी कि ग्रह आधारित हस्तक्षेप प्रारूप क्या होता है, समझ गए होंगे। एज इट इज थ्योरी को रटने की जरूरत नहीं है, समझिए और अपने शब्दों में जो है आप लिख के आना, लिखने का ये बेस्ट तरीका है। आगे देखिए, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो इस प्रकार के प्रशिक्षण में घर के सभी सदस्यों की क्या है भागीदारी की आवश्यकता है। अभिभावक एक सप्ताह में 1 से 3 बार विशेषज्ञों से क्या करता है, संपर्क करता है और मूल्यांकन का बच्चे का जो है रिकॉर्ड रखता है। ग्रह आधारित हस्तक्षेप प्रारूप के पहले हम देखेंगे लाभ।
यदि आप लोग इस टॉपिक को समझ के करेंगे तो ज़्यादा बेटर आप लोगों के लिए रहेगा। आप लोगों को जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही नॉर्मल टॉपिक ईजी वे में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग थ्योरी को रटोगे, समझोगे नहीं तो आप लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं होगा और एग्ज़ाम बहुत पास आ रहे हैं तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। बाकी आप लोगों को जैसा ठीक लगे। अभी हम बात करेंगे ग्रह आधारित के लाभ की। तो इससे क्या होगा, हम नॉर्मली अनुमान भी लगा सकते हैं। एक बार आप रीडिंग कर लेंगे इनकी कि लाभ कौन से हैं तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं। माता पिता की दिनचर्या पर कम से कम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो है घर पे ही रहेगा तो कहीं ले जाना ला जाना सॉरी लाना और ले जाना लाना और आना जाना नहीं करना पड़ेगा जो बच्चे को है केंद्र पर। तो वो उनकी दिनचर्या पर कम से कम असर पड़ेगा। उद्दीपन सामग्री जो है घर पे ही मिल जाएगी। जो एक्टिविटीज़ विशेषज्ञ बच्चे को करवाने के लिए बता के जाएगा वो सामग्री उनको घर पे मिल जाएगी। तो वो इसी प्रकार की एक्टिविटीज़ बच्चे के लिए बता के जाएगा। यदि हम बात करें तो यह जो है कम लागत वाली होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बच्चे को केंद्र तक ले जाने में सुविधा होती है उन क्षेत्रों के लिए प्रारूप अधिक उपयोगी है। कार्यकर्ता के साथ साथ घर के सभी सदस्य भी प्रशिक्षण क्रिया में शामिल होते हैं, इसलिए बालक मानसिक रूप से क्या करता है, अधिक सहज महसूस करता है। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। आगे देखिए, ग्रह आधारित हस्तक्षेप प्रारूप के यदि हम दो कौन कौन से हैं बात करें तो दिव्यांग बच्चों के घर दूर दूर होने पर कार्यकर्ता अधिक समय आवागमन में ही बीत जाता है। जो विशेषज्ञ होता है शीघ्र हस्तक्षेप के लिए बालक के घर जाता है तो इसके दोष क्या है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय घर यदि दूर है बच्चे का तो आने जाने में ही समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत हो जाता है। इसमें प्रशिक्षकों की अधिक संख्या की क्या होती है, आवश्यकता होती है। बच्चे को दी जा रही क्रिया की निगरानी एवं मूल्यांकन नहीं हो पाता है, क्योंकि विशेषज्ञ बता के जाता है उनके माता पिता को तो वो रिकॉर्ड रखते हैं, उनके अनुसार एक्टिविटी करवाते हैं। लेकिन जो विशेषज्ञ करता है वो एनी टाइम बच्चे के साथ घर पे नहीं रहता और ना ही निगरानी और मूल्यांकन ठीक से अपने हिसाब से कर पाता है। आगे देखिए, दिव्यांग बच्चों के अभिभावक दूसरे दिव्यांग बच्चों के अभिभावक से जो है नहीं मिल पाते। एक क्या होता है कि अलग अलग दिव्यांग बच्चे जो हैं उनमें शीघ्र हस्तक्षेप किया जाता है कार्यक्रम। तो उनको यदि घर घर पे विशेषज्ञ जाके कर रहे हैं तो कहीं कोई बच्चा किसी जगह से कोई किसी जगह से, तो उनको क्या है सकारात्मक मानसिक सहयोग नहीं मिल पाता। यदि माता पिता एक जगह इकट्ठे होंगे बच्चे के आपस में डिस्कस करेंगे कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो आप कौन सी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ये किस तरीके से कार्य करता है आपके, तो उन दोनों को क्या है मानसिक सहयोग मिलेगा पेरेंट्स को आपस में बच्चों के। लेकिन यदि बच्चे एक जगह किसी पुनर्वास केंद्र पे जा ही नहीं पा रहे तो उनको मानसिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। ये पॉइंट ये है, आप लोग अपने हिसाब से लिख देना। अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं जो हैं नहीं मिल पाती, ज़्यादा विशेषज्ञ जो है घर पे उपलब्ध नहीं हो पाते। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। सेकंड है केंद्र आधारित हस्तक्षेप मॉडल। मैंने आप लोगों को बताया था इसके लिए केंद्र पे प्रॉपर जगह जो है पुनर्वास के लिए हस्तक्षेप के लिए बच्चों के लिए बनाई जाती है, वहाँ पे जाना होता है। तो इसमें क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके अंतर्गत बच्चों की विशिष्ट स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है जहाँ अभिभावक या संरक्षण बच्चों को क्या है लेकर जाते हैं। इस केंद्र पर कई विशेषज्ञ जैसे चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, विशेष शिक्षक, वाच चिकित्सा और व्यावसायिक और भौतिक चिकित्सक जो है होते हैं जो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में बालकों को क्या करते हैं प्रशिक्षित करते हैं। ग्रह आधारित घर पे करवाया जाता है, मैंने आप लोगों को बता दिया। एक विशेषज्ञ घर पे आता है, पेरेंट्स को और जो घर के अन्य सदस्य हैं उन सभी को पार्टिसिपेट करना होता है एक्टिविटीज़ में। बच्चे को उस प्रकार से एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। लेकिन केंद्र आधारित में और ग्रह आधारित में यदि आप लोगों को डिफरेंस भी जो है पूछ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए आप लोग अच्छे से याद रखना। केंद्र आधारित में क्या है कि इसमें जो है माता पिता या संरक्षणकर्ता जो जिनके भी पास बच्चा रहता हो वो बच्चे को केंद्र पर ही लेकर जाएंगे। आगे देखिए, केंद्र आधारित हस्तक्षेप प्रारूप के यदि हम लाभ की बात करें कि इससे लाभ क्या होता है। केंद्र के हर प्रकार के उपयोगी उपकरण, शैक्षिक सामग्रियां, खिलौने उपलब्ध होते हैं।
जिनके प्रयोग से बालक को अधिकतम क्या मिलता है, लाभ मिलता है। माता पिता को अन्य अभिभावकों से मिलकर अपनी भावनाओं को बांटने का अवसर मिलता है। इससे उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण का क्या होता है, विकास होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि गृह आधारित में जो है पेरेंट्स बच्चे के एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, यहाँ पे मिल लेते हैं क्योंकि सभी अपने अपने बच्चों को लेकर आते हैं, तो सकारात्मक दृष्टिकोण जो है पेरेंट्स में उपलब्ध होता है। एक मिनट। अगला पॉइंट है, बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलता है तो उसमें सामाजिक कौशलों का विकास होता है। अभिभावकों में आत्मविश्वास विकसित होता है और वह बेहतर रूप से बच्चे का पालन पोषण करने एवं क्रिया सीखने की प्रयोगात्मक विधियां क्या है, सिखाते हैं। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो हम देखेंगे केंद्र आधारित हस्तक्षेप प्रारूप के दोष। पहले आया गृह आधारित, उसमें भी कुछ दोष पाए गए, फिर अभी केंद्र आधारित, इसमें भी कुछ दोष हैं, हम बात करते हैं। प्रतिदिन परिवहन पर अधिक व्यय खर्च होता है, वह नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा व्यय, यानी खर्च जो है ज़्यादा होता है। यदि बच्चे को आप दूर जो पुनर्वास केंद्र है वहाँ पे रोज लेके जा रहे तो आने जाने में खर्चा तो लगेगा ही। एक साथ कई विशेषज्ञों के निर्देश देने पर अभिभावक भ्रमित हो जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया वहाँ पे मनोचिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, विशेष शिक्षक और भी जो बच्चे की डिसेबिलिटी से रिलेटेड विशेषज्ञ होते हैं, तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन जो है बच्चे को निर्देश देते हैं अभिभावकों को बच्चे के, तो वो भ्रमित कंफ्यूज हो जाते हैं उनमें। केंद्र में जिन साधनों पर प्रशिक्षण दिया जाता है, घर पर उनकी उपलब्धता में होने में असुविधा होती है। केंद्र पर यदि हम बात करें कि बच्चे को लेके जाते हैं, वहाँ पे तो बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, तो पूरा सामान जो है बच्चों के लिए प्रोवाइड होता है। लेकिन घर पर ही वो एक्टिविटीज़ घर आने के बाद भी यदि माता पिता करवाना चाहे बच्चे से, तो वो सामान ज़रूरी नहीं कि वो घर पे भी उपलब्ध हो, तो ये असुविधा होती है। अभिभावकों को प्रतिदिन आय का जो है अधिक नुकसान होता है। उनको जो है यदि अभिभावक हैं वो अपनी जॉब कर रहे हैं, तो वो यदि बच्चे को रोज़ लेके जाते हैं तो वो प्रॉपर अपना कार्य नहीं कर पाते, तो उनका आय का नुकसान होता है। संसाधनों की कमी और खर्चीला प्रशिक्षण इन प्रारूप का प्रमुख दोष है। इसमें क्या होता है, घर में पूरे संसाधन मौजूद नहीं होते, तो संसाधनों की कमी और खर्चीला प्रशिक्षण मतलब आने जाने में खर्च व्यय होता है और अभिभावक इतना कमा नहीं पाते क्योंकि वो बच्चे के साथ ज़्यादा रहते हैं। और यदि बच्चे के लिए जो केंद्र पर खिलौने हैं वो घर लाने की कोशिश करेंगे तो भी, तो सभी प्रकार से ये क्या है, एक तरीके से खर्चीला प्रशिक्षण है। आगे देखें, थर्ड नंबर मैंने बताया जो बेस्ट है, संकलन प्रारूप। आप लोगों को इनके दोष लाभ सभी याद करने हैं। आप लोगों को इस क्लास में मैं जो है एकदम पूरा 100% समझाने की कोशिश करूँगी, आप लोगों को यही याद हो जाए इस क्लास में ही। और क्लास को प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, क्लास को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। अभी हम बात करेंगे संकलन प्रारूप की। यह गृह आधारित एवं केंद्र आधारित हस्तक्षेप नीतियों का क्या है, सम्मिश्रण है। इसमें बच्चे एवं अभिभावक दोनों को मिश्रित रूप से क्या दी जाती हैं, सेवाएं दी जाती हैं। संकलन प्रारूप हेतु अंतर्गत बच्चा आवश्यकता अनुसार या महीने में 1-2 बार जो है केंद्र जाता है, अन्य दोनों गृह प्रशिक्षण के अंतर्गत 2-3 दिनों तक। यहाँ पे ये बताया गया है कि संकलन प्रारूप क्या है। मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था, गृह आधारित और केंद्र आधारित दोनों का क्या है, मिश्रण है। मिश्रण कैसे है कि इसमें जो है बच्चे को घर पे भी जो है सेवाएं दी जाती हैं और उसको शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम करवाए जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें केंद्र की, तो केंद्र में भी बच्चे को जैसे जैसे अभिभावकों को या बच्चे को उनकी सुविधा अनुसार टाइम मिलता है, महीने में 1-2 बार वो केंद्र पे भी जाते हैं, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। इस प्रारूप से यदि हम बात करें आवागमन वेग से बचने अभिभावकों एवं विभिन्न विशेषज्ञों की क्या है, सेवाओं का जो है लाभ मिलता है। प्रारंभिक हस्तक्षेप का अर्थ है, ये आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। प्रारंभिक हस्तक्षेप जिनको इतनी देर से नहीं पता उनको बता दूं, शीघ्र हस्तक्षेप को हम प्रारंभिक हस्तक्षेप भी बोलते हैं।
इसका अर्थ है अक्षमताग्रस्त बच्चों के जीवन के प्रारंभ में यह उद्दीपन शिक्षा, प्रशिक्षण, सहायता तथा समर्थन जो है प्रदान करता है। आगे हम बात करेंगे, नोट लगा रखा है मैंने स्पेशली इस पॉइंट को, तो ये बहुत आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अंतराक्षेपण मैंने आप लोगों के लिए बोला था कि अंतराक्षेपण एक शब्द पहले आया था, तो अंतराक्षेपण है क्या? शीघ्र अंतराक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे की समस्या का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है, किंतु यह तब तक ही प्रभावित हो सकता है जब समस्या की शीघ्र पहचान कर ली जाए। जल्दी से जल्दी पहचान, उतनी ही जल्दी अंतराक्षेपण की विधियों, यहाँ पे आएगा अंतराक्षेपण की विधियों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रारंभिक हस्तक्षेप के सिद्धांत। इसके सिद्धांत क्या है? क्लास को एंड तक जरूर देखना, मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 4-5 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे यदि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, आप लोगों को समझना है। मैं बोल रही हूँ उस शब्दों पे जो है आप लोगों को ध्यान देना है। विकास हमेशा क्या होता है? क्रमवार होता है। ये प्रारंभिक हस्तक्षेप के सिद्धांत है। आप लोगों ने साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है उसमें भी ये सेंटेंसेस जो है विकास से रिलेटेड पढ़े होंगे कि विकास हमेशा क्रमवार ही होता है। विकास हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। आपने सिफेलोकोर्डल जो सिद्धांत है पूछा जाता है, आप लोगों के सीडीपी मनोविज्ञान से संबंधित भी टॉपिक है, आप लोगों को पूछे कि सिफेलोकोर्डल सिद्धांत का मतलब क्या है, तो इसका है कि विकास हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, यानी सिर से पैर की तरफ जो है बच्चे का विकास हमेशा देखने को मिलता है। विकास निकटतम से दूर की तरफ होता है। इसका मतलब है कि बच्चे को विकास की यदि हम बात करें तो वो सेंटर बिंदु से लेकर बाकी अंगों की तरफ जाता है। तो ये प्रारंभिक हस्तक्षेप के सिद्धांत हैं, आप लोग याद रखना कौन कौन से सिद्धांत आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। विकास के साथ ही संवेदना, गतिशीलता, परिणाम बढ़ता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रारंभिक हस्तक्षेप के मुख्य उद्देश्यों की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। प्रारंभिक हस्तक्षेप का उद्देश्य छोटे बच्चों को सीखने की उच्च क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना होता है। अतः उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। बच्चों के विकास को विशेष रूप से क्रियात्मक, भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक और स्वयं सहायता कौशलों को विकसित करने के लिए क्या देना है? बढ़ावा देना है। अगला है इसका उद्देश्य गंभीर क्षमता की रोकथाम। मैंने आप लोगों को बताया लो विजन है तो वो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में नहीं जाए, गंभीर स्थिति ना बन जाए बच्चे में, उसकी रोकथाम करनी चाहिए जल्दी से जल्दी पता लगाकर। इस संबंध में उचित कार्यवाही क्या करनी चाहिए? प्रारंभ कर देनी चाहिए। माता पिता और परिवार के सदस्यों को बच्चों के प्रथम और सर्वोत्तम अध्यापक बनने में मदद करनी चाहिए। माता पिता के साथ साथ जो अध्यापक हैं वो बच्चों को हेल्प करें, सर्वोत्तम अध्यापक बने बच्चे के, और माता पिता जो हैं सर्वोत्तम माता पिता बने, ताकि बच्चे का जो है शीघ्र से शीघ्र हस्तक्षेप किया जा सके। बालक सबसे अधिक समय तक अपने अभिभावकों के साथ रहते हैं। अभिभावक ही अधिक समय तक बच्चों के संपर्क में रहते हैं। इसीलिए बालक की विकासात्मक जानकारी का अवलोकन भी माता पिता क्या है कर सकते हैं कि बच्चों को कौन कौन सी दिक्कत है, इसका विकास तेजी से हो रहा है या धीमी गति से हो रहा है, कि इस एज में बच्चा है तो इस एज के बच्चे चल जाते हैं, इस एज में बच्चे बोलने लगते हैं, तो हमारे बच्चे में विकासात्मक देरी है या नहीं, तो लक्षणों का पता लगाना चाहिए और जो है चिकित्सक को दिखाना चाहिए। बच्चा सबसे पहले सामाजिक व्यवहार करना अपने माता पिता से ही क्या है सीखता है। यही व्यवहार बच्चे के भविष्य की नींव रखता है। किसी भी प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेषज्ञों के समूह के साथ साथ अभिभावकों की भी भूमिका क्या होती है? अहम होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? अपने घर पे रहता है, तो सबसे ज़्यादा भूमिका अभिभावकों की होती है, पेरेंट्स की। आगे अगला नेक्स्ट पॉइंट है, अतः उन्हें रुचिपूर्ण और जिम्मेदारी के साथ अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। प्रारंभिक हस्तक्षेप में शामिल अभिभावकों को हम
प्रारंभिक एजेंट भी कह सकते हैं। प्रारंभिक एजेंट किन्हें कहते हैं हम? बच्चे के अभिभावकों को। ठीक है। आगे हम बात करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता की जो है शीघ्र हस्तक्षेप में क्या भूमिका है। शीघ्र हस्तक्षेप में सामाजिक कार्यकर्ता की जो है निम्न प्रकार भूमिका दे सकते हैं। कौन कौन सी? सामाजिक क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण द्वारा विकास में देरी वाले बच्चों की पहचान करना, सीपी या विकासात्मक लक्षण मिलने पर चिकित्सीय उपचार की व्यवस्था करना। सीपी यानी सेरेब्रल पॉल्सी, जिसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हम बोलते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी। और विकासात्मक लक्षण मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे बच्चा इतनी आयु का बच्चा है तो उसको बोलना चाहिए, उसको चलना, घुटनों के बल चलना चाहिए या उसको दौड़ना चाहिए, लेकिन वो अपनी उम्र के बच्चों के अकॉर्डिंग ये कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या है? विकासात्मक देरी। तो ये लक्षण आप लोगों को दिखने पर चिकित्सीय जो डॉक्टर है उसको जरूर दिखाएं। लोगों की विकलांगता से संबंधित परामर्श देने में क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। अगला पॉइंट की यदि हम बात करें, शीघ्र हस्तक्षेप क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाता है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले माता पिता समानता विकलांगता की परिस्थितियों से क्या होते हैं? अनभिज्ञ होते हैं। उनको पता ही नहीं लग पाता कि बच्चे में विकासात्मक देरी है। वो इतना ध्यान नहीं दे पाते जो ग्रामीण परिवेश, गांव में जो पेरेंट्स रहते हैं बच्चे के विकासात्मक पर, तो उनमें क्या होती हैं? हमें ये समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आगे यदि हम बात करें, जिससे उनके बच्चों की समस्याओं की पहचान नहीं हो पाती है, अतः उनकी समस्या हल करने के लिए अंतराक्षेपण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान जितनी जल्दी हो सके उसकी पहचान करके उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यही क्या है? शीघ्र हस्तक्षेप है, अर्ली इंटरवेंशन यही है। जितनी जल्दी हो सके समस्या को पहचानो और उसका निदान करो, उसे दूर करो जितनी जल्दी आप कर सकते हो। ठीक है। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। फिर भी आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करते हुए जाना। शीघ्र हस्तक्षेप के काल कौन कौन से हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिया है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए हैं। 4 काल हैं, कौन कौन से हैं? जन्म के समय शीघ्र हस्तक्षेप किस प्रकार से कर सकते हैं, ये पॉइंट्स मैंने इसलिए लिए हैं, मैंने आप लोगों को ये थ्योरी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से इनमें थ्योरी अच्छे से लिख सकते हैं कि 6 हफ्ते का बच्चा है उसमें कौन कौन सी गतिविधियां, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और उसमें विकासात्मक देरी है तो शीघ्र हस्तक्षेप किस प्रकार से करें। 6 महीने का है तो उसके अकॉर्डिंग, और 1 से 5 वर्ष का है तो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये मेन पॉइंट्स जो 4 हैं वो तो आप लोगों को याद रखने ही रखने हैं। आप लोग बस चैनल को सपोर्ट कर दो, बाकी अच्छा बेस्ट कंटेंट फ्री में यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाना मेरी गारंटी है। ठीक है। आगे देखिए और कौन से क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। शीघ्र हस्तक्षेप के प्रमुख 3 मॉडलों के नाम बताइए। मैंने ऑलरेडी बता दिया, ग्रह आधारित, केंद्र आधारित, संकलन आधारित, और इनकी फुल डिटेल्स भी मैंने बता दी कि ग्रह आधारित क्या है, इसके लाभ क्या है, इसके दोष क्या हैं। उसके अलावा केंद्र आधारित मॉडल क्या है, इसके लाभ क्या है, इसके दोष क्या है, और संकलन आधारित की भी हमने बात कर ली। क्लास आप लोगों को कैसी लगी बताएं जरूर। क्लास आज की जो है यहीं ख़त्म करती हूँ मैं, और आप लोगों को जो है इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, और क्लास कैसी लगी बताना ज़रूर। एक बार फिर बोल रही हूँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होती तो जुड़े रहिए चैनल से। मैं रोज़ आप लोगों के लिए जो है अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी। और आप लोगों को कोई स्पेशल टॉपिक पे चाहिए कि मुझे इस टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास चाहिए, इस वाले के मेरे पास नोट्स या कुछ भी नहीं है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के कमेंट्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी क्लास लेके आऊँगी। धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।